चलिए, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है ना। जैसा कि आप लोग जानते हो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हमको होता ही है। ठीक है। तो कल हमने जहाँ तक से देखा था, ठीक है, काकती राजवंश का इतिहास चल रहा है। ठीक। 16वें नंबर के शासक तक से हमने देख लिया था, जिनका नाम था महिपाल देव, है ना। महिपाल देव पुत्र किनके थे? दरिया देव के थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? दरिया देव के थे। अब दरिया देव कौन था? लालची इंसान था। ठीक है, जिसने अपने हित और लालच के चलते बस्तर की स्वतंत्रता बेच दी थी मराठों को, है ना। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजों को उन्होंने बेच दी थी। ठीक है। अब पैसे का लालच किसको नहीं होता है? सबको पैसा चाहिए होता है। किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए, तो आज जो देखेंगे 17वें नंबर पे भूपाल देव। ठीक है, 17वें नंबर के शासक देखेंगे भूपाल देव। अब ये जो भूपाल देव है, आप लोग कमेंट करना जहाँ पे अटक जाओगे, समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? ठीक है, दिख गया। तो देखो, महिपाल देव के दो पुत्र थे, है ना। महिपाल देव जो थे, उनके दो पुत्र थे। जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था भूपाल देव। तो महिपाल देव के बाद शासक कौन बनेगा? भूपाल देव बनेगा। ठीक है, भूपाल देव बनेगा। बड़ा पुत्र है भूपाल देव, तो वही शासक बनेगा। लेकिन भूपाल देव का एक भाई था और महिपाल देव का पुत्र था छोटा, जिसका नाम था दलगंजन सिंह। नाम क्या था? दलगंजन सिंह। और वो दलगंजन सिंह को उन्होंने तारापुर, एक परगना था जगदलपुर या जगतगुड़ा के पास, तारापुर नाम का एक परगना था। उस परगने का अधिकारी दलगंजन सिंह, मतलब छोटे बेटे को नियुक्त किया गया। और भूपाल सिंह, जो भूपाल देव है, वो क्या बना? बस्तर का शासक बना। ठीक। अब भूपाल देव का जो कार्यकाल है वो 1842 से 1853, ये आप नोट करिएगा। 1842 से 1853। ठीक है। अब देखो, भूपाल देव की कहानी बस इतनी ही है। भूपाल देव की कहानी केवल इतनी है। 1842 से 1853 तक वो शासन करेगा, खुद शासक रहेगा। छोटा भाई दलगंजन सिंह जो है, तारापुर परगने का अधिकारी रहेगा। तारापुर परगना कहाँ पे? जगदलपुर के पास। ठीक है। चलिए, इनके समय में दो विद्रोह हुए हैं। अभी तक कितने विद्रोह का हमने जान लिया है नाम? गुड इवनिंग सबको। ठीक है, अभी तक हमने हलवा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह और परलकोट विद्रोह, ये जाना है। ठीक है। अब तीसरे नंबर का विद्रोह है तारापुर विद्रोह, है ना। इसीलिए मैंने बताया कि दलगंजन सिंह तारापुर परगने का अधिकारी था। जब विद्रोह होगा तो ये जो दलगंजन सिंह है ना, ये अपने भाई के अगेंस्ट हो जाएगा। तारापुर परगने के जितने भी आदिवासी रहेंगे उसके साथ में हो जाएगा। इसके लिए अभी यहीं तक बताया हूँ, है ना। तो तारापुर विद्रोह ये कौन सा हो गया? चौथे नंबर का विद्रोह। और पांचवें नंबर का बहुत ही विशेष विद्रोह है मेरिया या माड़िया विद्रोह। मेरिया, मेरिया या माड़िया। मेरिया लिखना, स्लैश देके माड़िया लिखना। ठीक है, मुड़िया मुरिया नहीं लिखना है यहाँ पे, वो अलग चलेगा। ये मेरिया है और माड़िया है, दोनों का मतलब एक ही है, मेरिया या माड़िया। ठीक है, यही जो है ये नरबली वाला है। ठीक है, तो नरबली वाला भूपाल देव के समय में हुआ है। ठीक है, भू नरबली देंगे तो जमीन में गिरेगा, तो ऐसे याद रखना, मेरिया जो विद्रोह है नरबली वाला, वो भूपाल देव के समय में हुआ है। ठीक, पहला तारापुर, दूसरा मेरिया। अब देखो, कल हमने देखा था आंग्ल मराठा अधीन शासक। तो पहला हमने क्या देखा था? महिपाल देव। और ये जो भूपाल देव है, ये भी आंग्ल मराठा अधीन रहेगा। मराठों का प्रत्यक्ष शासन और अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है, दरबार में नियंत्रण रहेगा। तो ये 17वें नंबर के शासक भूपाल देव का शासन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो शासक बनते हैं उनका पुत्र रहेगा भैरम देव। ठीक है, भूपाल देव का पुत्र रहेगा भैरम देव। और भूपाल देव का शासन समाप्त हुआ था 1853 में। तो 1853 से लेकर के 1891 तक भैरम देव रहेगा। और ये बहुत ही विशेष शासक है। कुछ विशेष इनकी उपलब्धियां नहीं है, इनके समय में जो कांड हुए हैं ना, इनकी वजह से इनका शासनकाल बहुत ही विशेष रहा है।
ठीक है, और एक दो नहीं, 4 से 5 और बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो भैरम देव 18वें नंबर के शासक आ जाते हैं काकतीय राजवंश में, 1853 से 1891 तक से, ठीक। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो, 1853 का समय है, ठीक है। इस समय अंग्रेज जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ चुके थे भारत में, प्रत्यक्ष नियंत्रण उनका हो चुका था। और रतनपुर में, ठीक है, देखो नागपुर का शासन, नागपुर से रतनपुर मतलब छत्तीसगढ़ का शासन नियंत्रित होता था, और रतनपुर मतलब छत्तीसगढ़ से बस्तर का शासन नियंत्रित होता था, ठीक। तो बस्तर में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे लिखोगे आप बस्तर में ब्रिटिश राज, और उसकी जो तिथि है 1854 से लेके 1947 तक, 1854 से लेके 1947 बस्तर में ब्रिटिश राज है, ठीक है, समझ गए। अब ब्रिटिश राज है तो सर हम क्या करें, तो देखो यहाँ पे जो बस्तर है अंग्रेजों के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आ चुका था, ठीक है। और भैरम देव का काल कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, 1853 से, और इसी समय जो कि है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन बस्तर पर भी आ चुका था, ठीक है। तो नागपुर से नियंत्रित हो रहा था रतनपुर, रतनपुर से नियंत्रित हो रहा था बस्तर, ठीक है। चलिए अब देखना, जो लॉर्ड डलहौजी आप लोग ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, ये नाम तो सबको याद रहता है, ये कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, तिथि थी 1848। लॉर्ड डलहौजी है ना 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने, और इनकी एक बहुत ही विशेष एक नीति थी, हड़पने की नीति थी, है ना, व्यपगत सिद्धांत था, इसी को डलहौजी की हड़प नीति कहा जाता है। वो व्यपगत सिद्धांत क्या था, जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, है ना, लेकिन वो एक चीज़ ऐसा था कि जो जो शासक हैं, जो राजा हैं, अगर उनका कोई सगा वारिस नहीं है, सगा उत्तराधिकारी नहीं है, सगा पुत्र नहीं है, तो उस राज्य को ये हड़प लेते थे। इसी को व्यपगत सिद्धांत या व्यपगत नीति कहा जाता था, जिसको स्वदेशी भाषा में हड़प नीति कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने दत्तक पुत्र मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो अडेप्ट कर लिए रहते हैं ना, वैसा जो दत्तक पुत्र है उसको स्वीकार इन्होंने नहीं किया था, ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर का राज्य हड़प लिया गया। अब नागपुर के अंतर्गत रतनपुर आता है, तो रतनपुर का राज्य हड़पा गया ऑटोमेटिकली। अब रतनपुर के अंतर्गत बस्तर आता है, तो बस्तर का भी राज क्या हो गया, हड़प लिया गया, ठीक। ये सारी घटनाएं किसके समय में हो रही है, भैरम देव के समय में, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया। चलिए अब जब बस्तर जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था, है ना, बस्तर जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था, तो नया नया बस्तर क्या है अंग्रेजों के अधीन आया था, और ऐसा जहाँ पे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे वन थे, बहुत सारी वन संपदा थी, और जो आदिवासियों का जो निवास स्थान था, अभी भी अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है वो बहुत विशेष है पूरे देश में, है ना, ठीक। तो नया नया जब छत्तीसगढ़ आया था, तो जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, है ना, उनको चाह थी, एक इच्छा थी कि जाके बस्तर को देखे कि कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कौन सी प्रथा है, कौन सी संस्कृति है, ठीक है। तो उन्होंने एक अधिकारी जिनका नाम क्या है, चार्ल्स सी इलियट, चार्ल्स सी इलियट, इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को नियुक्त किया, और वो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुए, उसके बाद वो कहाँ आ गए, सीधे बस्तर की यात्रा करने आ गए, ठीक है। तो जो चार्ल्स सी इलियट है, इनको आप ध्यान देना, ये प्रथम यूरोपियन है जिन्होंने बस्तर की यात्रा की। प्रथम यूरोपियन कौन है, चार्ल्स सी इलियट, और वही क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर है, ठीक। अच्छा, तारापुर जो विद्रोह है वो समय किसके समय चालू हुआ था, भूपाल देव के समय, ठीक है, और वो चलेगा 1863 तक, है ना,
1842 में प्रारंभ होगा 1863 तक, तो 1853 तक ही केवल भूपाल देव का समय है। तो आधा जो है तारापुर विद्रोह, सॉरी मेरिया विद्रोह, जो आधा है वो हम भूपाल देव के समय में देखेंगे और जो आधा है वो भैरम देव के समय में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि मेरिया या माड़िया विद्रोह किसके समय में हुआ है, तो आप लोग को आंख बंद करके भूपाल देव लगाना है, भैरम देव को सोचना भी नहीं है। ठीक है, कि आधा कार्यकाल इनके समय में हुआ, आधा इनके कार्यकाल के समय में और आधा इनके कार्यकाल के समय में, ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल और केवल भूपाल देव लगाना है हमको। ठीक, चलिए तो वापस आ जाते हैं भैरम देव में। तो यहाँ पे चार्ल्स सी इलियट जो हैं वो नियुक्त हुए, इन्होंने बस्तर की यात्रा की। ठीक, अब देखेंगे इनके समय कितना विद्रोह हुआ। तो भैरम देव के ही समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए हैं, 4 विद्रोह हुए हैं। अभी तक हमने 5 विद्रोह का नाम देख लिया, अब 4 विद्रोह पूरे के पूरे भैरम देव के समय में हैं। इसमें पहला है, मतलब छठा ले लेते हैं, लिंगागिरी का विद्रोह। ठीक है, 7वां लेंगे कोई विद्रोह, कोई वाला। ठीक है, छठा लेंगे लिंगागिरी का विद्रोह, 7वां लेंगे कोई विद्रोह, है ना। 8वां लेंगे यहाँ पे मुरिया या मुड़िया विद्रोह। ये मेरिया या माड़िया नहीं है, मुरिया या मुड़िया विद्रोह है। ठीक है, समझ गए, मुरिया या फिर मुड़िया विद्रोह। और 8वां ये हो गया। 9वां लेंगे रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, 9वां क्या ले लेंगे, रानी चोरिस का विद्रोह। तो जो 4 विद्रोह इनके समय में हुए हैं, लिंगागिरी, कोई, मुड़िया या मुरिया और रानी चोरिस का विद्रोह। ठीक है, तो ये भैरम देव का कार्यकाल समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तिथि क्या है जब भैरम देव का कार्यकाल समाप्त हुआ, 1891। ठीक है, 1891 में कौन से नंबर के शासक है ये, 18वें नंबर के। तो यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए 19वां नंबर का शासक आप डालिए, रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव। अब प्रताप रुद्र देव जो थे वो काकती वारंगल के क्या थे, वही संस्थापक थे। नाम यहाँ पे मिक्स नहीं करना। ठीक है, ये रुद्र प्रताप देव है, इनका कार्यकाल है 1891 से 1921, 30 वर्ष का। 1891 से लेकर के 1921 तक है रुद्र प्रताप देव। ठीक, चलिए अब एक छोटी सी कहानी सुन लेना कि भैरम देव, ठीक, इनका बहुत सारा कांड है। अभी आगे जब रानी चोरिस का विद्रोह पढ़ेंगे तो और भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं रुद्र प्रताप देव, तो जो भैरम देव थे, रुद्र प्रताप देव के पिता, है ना, इन्होंने अपने, ये इनका कोई संतान नहीं था, है ना, कोई भी संतान नहीं थी इनकी, ना कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी। और इनकी 2 पत्नियां थी, जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर। इसको छोड़ दो, दोनों सगी बहनें थी। वो जब हम लोग रानी चोरिस का विद्रोह पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, बस अभी कहानी सुनो। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी और इनकी कोई भी संतान नहीं थी। इनका एक छोटा भाई था, लाल कालिंद्र सिंह। कहीं कहीं पे आपको लाल कालिंदर लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है लाल कालिंद्र, इंद्र वाला। ठीक है, लाल कालिंद्र सिंह इनका छोटा भाई था। और दोनों के बीच जो संबंध था वो बहुत सही था। ठीक है, जैसे अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य था, उसके बिल्कुल ही विपरीत था। ठीक, तो जो लाल कालिंद्र सिंह हैं, जो इनके भाई थे, तो भैरम देव ने अपने शासक रहते हुए क्या किया, इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया क्योंकि भैरम देव की कोई भी संतान नहीं थी। ठीक, अब जो लाल कालिंद्र थे वो इनके भाई भी थे, इनके सेनापति भी थे, अब इनके उत्तराधिकारी भी हो गए। लेकिन जब इन्होंने अपना उत्तराधिकारी इनको नियुक्त किया था तो इस चीज़ से लाल कालिंद्र सिंह जो है असंतुष्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने भाई के बाद, है ना, शासन संभालूं और ऐसे उपकार की भावना से मिला हुआ शासन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए भैरम देव का एक और विवाह करवा दिया। भैरम देव का एक और विवाह करवा दिया 1886 में। ठीक है, भैरम देव का, सॉरी 1885 में भैरम देव का एक और विवाह करवा दिया। विवाह किससे करवाया इन्होंने, जयपुर। कौन सा जयपुर, विक्रम देव वाला। ठीक है, तो उसी जयपुर में शासक थे मुकुंद देव। जयपुर में शासक कौन थे, मुकुंद देव थे। मुकुंद देव की एक छोटी बहन थी, उनकी अनुजा थी जयपुर की राजकुमारी।
ठीक है। उनसे किनका विवाह हुआ? भैरम देव का विवाह हुआ। ये भैरम देव का तीसरा विवाह था। कहानी समझ में आई? लाल कालिंद्र सिंह ने अपने बड़े भाई का वंश को चलाने के लिए एक विवाह करवाया, ठीक है, जयपुर शासक मुकुंद देव की अनुजा जयपुर की राजकुमारी से, और उन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम था रुद्र प्रताप देव, ठीक है। रुद्र प्रताप देव भैरम देव का इस प्रकार से पुत्र हुआ। अब 1891 में भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। 20 जुलाई 1891 में भैरम देव की मृत्यु हो जाती है। उस समय जो रुद्र प्रताप देव थे वो 6 वर्ष के थे और अवयस्क थे, है ना। 6 वर्ष के थे और अवयस्क थे। वो शासक बनने के योग्य नहीं थे, ठीक है। जो भी नियम थे शासक बनने के लिए, उस सब चीज के लिए ये क्या थे? अभी अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। अब 6 वर्ष का बालक क्या शासक बनेगा? ठीक है। तो चलो ये कहानी हो गई। अब रुद्र प्रताप देव धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी आरकेसी राजकुमार कॉलेज, ठीक है। राजकुमार कॉलेज में स्कूली शिक्षा होती है। कॉलेज है तो वहाँ पे कॉलेज की शिक्षा नहीं होती है, ठीक है। स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा नहीं होती वहाँ पे, है ना। तो आरकेसी राजकुमार कॉलेज में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और 1908 में जब ये 23 वर्ष के हो गए, ठीक है, 1908 में जब ये 23 वर्ष के हो जाएंगे, में रुद्र प्रताप देव 23 वर्ष के जब हो जाते हैं तब इनका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। रुद्र प्रताप देव का राज्याभिषेक कब हुआ? 1908 में, जब 23 वर्ष की आयु थी उनकी। यहां तक सबको समझ आया। अब इन्होंने क्या किया? ये जो अंग्रेज के साथ थे, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया अंग्रेजों का, ठीक है। अभी तक से जो हम देख रहे थे, इनके समय में कोई विरोध नहीं हुआ। ये बल्कि अंग्रेजों की सहायता करते थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो यूरोपियन युद्ध लड़े ना, जो यूरोप महाद्वीप में जो युद्ध लड़े इन्होंने, उसमें और अन्य युद्धों में रुद्र प्रताप देव जो थे वो ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की सहायता करते थे। और इसी से खुश होकर के इन्हीं अंग्रेजों ने उनको एक उपाधि दी थी। उपाधि क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपाधि थी सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम। सेंट ऑफ जेरूसलम क्या समझते हो? ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम, जेरूसलम का संत किनको कहा जाता है? ईसा मसीह को, ठीक है। तो इन्होंने ईसा मसीह की उपाधि दी थी, लेकिन उपाधि का नाम क्या था? सेंट ऑफ जेरूसलम। किनको मिला? रुद्र प्रताप देव को। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब इनके जो कार्य थे, रुद्र प्रताप देव ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी करवाए हैं बस्तर में, जगदलपुर में। इन्होंने पूरे जगदलपुर सिटी का नगर नियोजन करवाया, ठीक है। जगदलपुर सिटी का नगर नियोजन करवाया। वहाँ पे पुस्तकालय बनवाए, वहाँ पे पक्की सड़कें बनवाई उन्होंने, ठीक है। पक्की सड़कें, पुस्तकालय बनवाया। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा जगदलपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चौराहों का शहर किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? जगदलपुर, ठीक है। किनकी वजह से? रुद्र प्रताप देव की वजह से। यहां तक कहानी समझ आई आपको? ठीक। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट फिर से देख लेना। इनके समय में एक मराठे अधिकारी थे, नाम था उनका राय बहादुर पांडा बैजनाथ। राय बहादुर पांडा बैजनाथ रुद्र प्रताप देव के समय में एक अधिकारी थे। क्या नाम था? राय बहादुर पांडा बैजनाथ, है ना। अब इन्होंने क्या किया? बस्तर में जितने भी वन थे, क्योंकि अंधाधुंध कटाई होती थी, है ना, जो भी, जिनको भी जहां पे भी जरूरत होती काट के ले जाते थे, जलाते थे, जो भी करते थे। तो जो विशेष पेड़ हैं, उनकी जो विशेष लकड़ियां हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए और कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर सब काट के ले जाएंगे तो अंग्रेज क्या काटेंगे और क्या ले जाएंगे और क्या पाएंगे, ठीक है। तो देखो, जितनी भी चीज़ें होती थी ना अंग्रेजी शासन के बाद,
जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, वो जो काम करते थे, वो दिखेगा आपको ऊपर से अच्छा अच्छा काम, ठीक है, कि हाँ इन्होंने ऐसा करवाया था करके। लेकिन जब आप उन कामों को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे और जानोगे ना, तो समझ में आता है कि उसमें कहीं ना कहीं देखोगे तो अंग्रेज़ों का लालच, अंग्रेज़ों का हित छुपा हुआ था। और जो हमारे मूल निवासी थे वो उनके साथ ही थे। क्यों? क्योंकि इनको भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लाभ होते थे। ठीक है, चलिए। तो राय बहादुर पांडा बैजनाथ ने एक अच्छा काम क्या किया था कि जो बस्तर के वन थे उनको आरक्षित वन घोषित कर दिया था। अब आरक्षित वन घोषित कर दिया, इसका मतलब क्या है? कोई भी बिना परमिशन के नहीं काट सकता। बिना परमिशन के क्या, परमिशन के ही नहीं काट सकता। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखो कि बस्तर का वन कब से आरक्षित घोषित हो चुका है? रुद्र प्रताप देव के समय में 1891 से 1921 के मध्य में। अभी जब जंगल सत्याग्रह देखेंगे ना और नमक सत्याग्रह, तब ये आरक्षित वन वाला जो शब्द है वापस से आएगा। ठीक है, चलिए। और इन्होंने क्या किया, जितने भी रियासत थे, ठीक है, उसमें एक अनिवार्य शिक्षा को लागू कर दिया। अनिवार्य शिक्षा क्या होता है? अभी तक अनिवार्य शिक्षा क्या है? आपको 8वीं तक जो पढ़ना है ये अनिवार्य शिक्षा में आता है। ठीक है, 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य शिक्षा है। मतलब भारत के हर बच्चे को 8वीं तक शिक्षित होना ही है। तो उस समय इन्होंने अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी, कक्षा वक्षा नहीं, बस इन्होंने अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। ठीक है, हर रियासत में। किसने? राय बहादुर पांडा बैजनाथ ने 2 कार्य किए थे। एक तो वनों को आरक्षित घोषित किया था और अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। चलिए, ठीक है। अब ये जो थे रुद्र प्रताप देव, इनके समय में महान भूमकाल का विद्रोह हुआ था। महान भूमकाल का विद्रोह। और इसका कारण था, बहुत सारे कारण थे। सबसे विशेष विद्रोह मुझको पर्सनली यही लगता है महान भूमकाल का। ठीक है, जब पढ़ोगे तो मजा आएगा। भूमकाल विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक जो कारण था ना, कि जो रुद्र प्रताप देव है ये दयावान थे, परोपकारी थे, ये सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लोगों से मिलते नहीं थे, अपनी प्रजा से नहीं मिलते थे, आदिवासी लोगों से नहीं मिलते थे। इससे जो आदिवासी है वो चिढ़े हुए रहते थे कि हमारा राजा है, हमसे बात नहीं करता है, हम इनको अपनी परेशानी नहीं बता सकते हैं, हम इनको अपनी मांग नहीं बता सकते हैं, अपनी ज़रूरत की बातें नहीं बता सकते हैं। तो ये मुख्य कारण ये भी था महान भूमकाल के विद्रोह का, जो कि रुद्र प्रताप देव के समय में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 35-36 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है और वो तिथि होती है 16 नवंबर 1921। 16 नवंबर 1921 को रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो प्रथम रानी थी चंद्र कुमारी देवी, इनकी जो प्रथम रानी थी, पहली पत्नी चंद्र कुमारी देवी, उनसे इनको एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनका नाम था प्रफुल्ल कुमारी देवी। और जब रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हुई तो ये प्रफुल्ल कुमारी जो देवी थी, उनकी जो पुत्री थी, वो 11 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। कौन? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, इनकी माता कौन? चंद्र कुमारी देवी। पिता कौन? रुद्र प्रताप देव। ठीक, चलिए, तो ये रुद्र प्रताप देव का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा? बैरम देव का विवाह हुआ, किससे? जयपुर की राजकुमारी से। वहाँ से रुद्र प्रताप देव उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। बैरम देव की मृत्यु हो जाती है। आरकीसी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1908 में राज्याभिषेक हुआ, उपाधि मिली सेंट ऑफ जेरूसलम की। जगदलपुर का नगर नियोजन किया, चौराहों का शहर कहलाया इसीलिए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 16 नवंबर 1921 में। इनकी पुत्री है प्रफुल्ल कुमारी देवी। इनके समय में महान भूमकाल का विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसका एक मुख्य कारण मैंने बताया कि ये शांत स्वभाव के थे, अपनी प्रजा जनता आदिवासियों से मिलते नहीं थे, जिसकी वजह से आदिवासी जनता इनसे रुष्ट थी, क्योंकि वो अपनी परेशानियां इनको बता नहीं पाते थे। ठीक है, चलिए, इनके समय ना एक प्रथा थी रुद्र प्रताप देव के समय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। ये यहाँ से काकतीय राजवंश की सामाजिक दशा और स्त्रियों की दशा का भी पता चलता है। उस प्रथा का नाम है
घैटी पोनी प्रथा। क्या है? घैटी पोनी, घैटी पोनी प्रथा रुद्र प्रताप देव के समय में थी। और इसका पता कैसे चलता है? एक ब्रिटिश अधिकारी है चैपमैन, चैपमैन, ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? चैपमैन। उन्होंने बस्तर की यात्रा की और उन्होंने बस्तर की यात्रा करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की। वो जो रिपोर्ट है वो है 1898 की, है ना। चैपमैन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई वो थी 1898। किसी किसी बुक में आपको ये 1876 दिखेगा, जो कि गलत है। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये 1876 दिखेगा, जो कि गलत है। आपको 1898 लेके चलना है। ठीक है। चैपमैन जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने बस्तर की यात्रा की और एक रिपोर्ट बनाया। उसमें उन्होंने उल्लेख किस चीज का किया? घैटी पोनी प्रथा का उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है। अब ये घैटी पोनी प्रथा है क्या? इसको लेकर के दो मान्यताएं या फिर दो मत हैं। ठीक है, दो मान्यताएं हैं घैटी पोनी प्रथा को लेकर, या फिर दो मत हैं। अब ये जो घैटी पोनी वर्ड है ना, ये जो घैटी पोनी शब्द है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है? कुटुंब की बहाली। कुटुंब मतलब परिवार, वंश, है ना। कुटुंब की बहाली किसका मतलब है? घैटी पोनी का मतलब कुटुंब की बहाली होती है। ठीक। और ये मिलता कहाँ पे है इसका उल्लेख? चैपमैन की रिपोर्ट जो उन्होंने 1898 में पब्लिश की थी, बनाई थी, निकाली थी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इस प्रथा को लेकर के दो मान्यताएं या फिर दो मत हैं। ये दोनों मत हमको सुनने हैं और जानने हैं। देखो, मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको रटाने के लिए नहीं बताता हूँ, कहानी के फॉर्म में बताता हूँ। आपको बुक में कहानी के फॉर्म में नहीं मिलेगा ये। ठीक है। और छत्तीसगढ़ तो विशेष रूप से नहीं मिलेगा। और कहानी वहाँ पे सुनने चलोगे, पढ़ोगे, घूम जाओगे, क्योंकि क्लियर कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक, तो ध्यान से सुना करो, बाद में क्लास को वापस से लगाओ, वापस से सुनो। ठीक। तो ये जो घैटी पोनी प्रथा है, इसका जो पहला मत जो हमको कहता है वो ये कहता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेता था, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेता था और उस कर्ज को चुकाने में वो असमर्थ होता था, उस कर्ज को चुकाने में वो क्या होता था? असमर्थ होता था। ठीक है। तो वो क्या करता था? अपनी पत्नी को, ठीक है, उस व्यक्ति के पास भेज देता था, अपनी पत्नी का संबंध उस व्यक्ति से करवाता था। ये प्रथा का एक मत कहता है। कौन सी प्रथा? घैटी पोनी प्रथा का एक ये मत हो गया। दूसरा मत ये कहता है कि चार जातियां थी। चार जातियां कौन कौन सी थी? सुंडी, कलार, धोबी और पनका। चार जातियां थी, सुंडी, कलार, धोबी और पनका। अगर इस चार जातियों, इस जो चार जातियां थी, इस चार जातियों में अगर कोई विवाहित जोड़ा होता था, ठीक है, पति पत्नी जो होते थे, अगर उसमें से पति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्त्रियां जो विधवा हैं, एक चीज़ ये हो गया। ऐसी स्त्रियां जो परित्यक्ता है, परित्यक्ता का मतलब जिसको पति ने छोड़ दिया है किसी वजह से, किसी कारणवश। ठीक है। और भी अन्य स्त्रियां थी जो किसी ना किसी रूप से पति से अलग हो चुकी रहती थी, जिनके पति जीवित भी रहते थे। ठीक है। तो ऐसी ये जो चार जातियों की जो स्त्रियां हैं, इनको जिनके पति नहीं है, जो विधवा हैं, उनका तो ठीक है, बट जिनके पति हैं वो क्या करते थे? राजा को ये अधिकार देते थे, है ना। उस समय प्रथा चल रही है, ठीक है। तो राजा को अधिकार होता था कि वो ऐसी स्त्रियों की नीलामी कराएं, ऐसी स्त्रियों की नीलामी कराएं। ये किसको अधिकार होता था? राजा को। और नीलामी में केवल वही व्यक्ति शामिल हो पाते थे जो ये चार जातियों के होते थे, सुंडी, कलार, धोबी और पनका। ठीक है। कलार, धोबी और पनका तो ये जानते हो। जो सुंडी जो जाति थी, ये थी कोरापुट उड़ीसा की और बस्तर की मिला के, है ना, क्योंकि कोरापुट उड़ीसा में पड़ जाता है, तो बॉर्डर वाले हिस्से की थी। और ये जो सुंडी जनजाति थी, ये दलित समुदाय से थी, आदिवासी समुदाय से थी। इनका जो व्यवसाय होता था वो शराब बनाने का होता था। ठीक है। तो ये सुंडी है। तो सुंडी, कलार, धोबी, पनका। ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो ये था
कि जो इनकी नीलामी करवाते थे, जो राजा इनकी नीलामी करवाते थे, तो वैसे ही व्यक्ति जो इन 4 जातियों से आते हैं वही नीलामी में खरीदार के रूप में भाग ले सकते थे। ठीक है, वही खरीद सकते थे और कोई जाके नहीं खरीद सकता था। और जो महिलाएं हैं वो अपने परगने के मुख्यालय के नाम से जानी जाती थी। जब नीलामी होता था तो उनका व्यक्तिगत नाम नहीं लिया जाता था, वो जिस परगने से आई हैं और उस परगने का जो मुख्यालय होता था उस मुख्यालय के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो ये 2 मत थे। पहला मत आप देख लियो कर्ज वाला, दूसरा मत नीलामी वाला। अगर देखा जाए तो ये देह व्यापार ही था, और जो स्त्रियां नहीं चाहती हैं उनका देह व्यापार था। तो यहाँ से आपको एक सामाजिक जीवन का भी पता चलता है कि व्यवस्था कैसी थी और स्त्रियों की दशा कैसी थी। जो हमने देखा था समय जो था, यही समय था कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्र में, वहाँ पे स्त्रियों की दशा हमने देखी थी और यहाँ पे स्त्रियों की दशा हम देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है, इससे आपको शिक्षा का स्तर भी समझ आ जाएगा। वहाँ पे कम ही सही लेकिन शिक्षित थे, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत कम था। इस वजह से अंधविश्वास ज़्यादा था, इस वजह से सामाजिक कुरीतियाँ ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए, तो ये घैटी पोनी प्रथा आपको समझ आ गया। यहाँ पे रुद्र प्रताप देव का कार्यकाल समाप्त हो जाता है 1921 में। ठीक है, चलिए, मैंने आपको बताया था कि कितने शासक पढ़ेंगे काकतीय राजवंश में, वो थे 20 शासक। अभी रुद्र प्रताप देव करके 19 शासक हुए हैं। ठीक है, अब इनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, तो अभी 20वें नंबर के शासक में हम क्या लिखेंगे, प्रफुल्ल कुमारी देवी। और विद्रोह हमने यहाँ पे कहाँ तक से देखा है, 9 नंबर के विद्रोह तक से देखा है। सॉरी, 10 विद्रोह हो गया ना, भोपाल ये जो था क्या था, महान भूमकाल का विद्रोह, ये 10वें नंबर का विद्रोह है। ठीक है, जनजाति भी जो जनजाति विद्रोह है वो ये 10वें नंबर का है। शासक 20 हैं, विद्रोह कितने हैं, 10 हैं। और ये जो 10 विद्रोह हैं वो हमने कहाँ कहाँ पे देखा है, जो हलबा है वो अजमेर सिंह के समय पे। ठीक है, और दरिया देव के समय में भोपालपट्टनम देखा है। परलकोट देखा है हमने किसके समय में, महिपाल के समय में। और भोपाल के समय में तारापुर और मेरिया देखा है। कितने हो गए, 5 हो गए। और जो 4 विद्रोह है, लिंगागिरी, कोई, मुड़िया और रानी चोरिस का, ये किसके समय में देखेंगे हम, किसके समय में देखे थे, भैरम देव के समय में। और जो अंतिम विद्रोह है महान भूमकाल का, वो हमने देखा रुद्र प्रताप देव के समय में। ठीक है, तो अब 20वें नंबर के शासक में आप लोग लिखोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे ख़त्म कर दूंगा प्रफुल्ल कुमारी देवी के में, है ना। चलिए, तो 20वें नंबर के शासक में हम लिखेंगे प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, 20वें नंबर पे जो लिखेंगे प्रफुल्ल कुमारी देवी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनके पिता रुद्र प्रताप देव कब दिवंगत हुए, 1921 में, वहाँ से लेके 1936 तक ये शासक रहेंगी। ठीक है, अब देखो पिता की मृत्यु के समय इनका एज क्या था, जब इनके पिता की मृत्यु हुई, पिता कौन थे, रुद्र प्रताप देव, है ना। तो ये कितने वर्ष की थी, 1921 में ये 11 वर्ष की थी, मैंने अभी बताया था, है ना। मृत्यु के समय ये 11 वर्ष की थी, 11 वर्ष की थी। और 11 वर्ष में इन्होंने शासन संभाल लिया था। ठीक है, ध्यान देना, राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इन्होंने शासन संभाला था। ठीक है, शासन संभाला था। और इनका जो राज्याभिषेक है वो हुआ है 1922 में। जब ये 22 वर्ष की थी तब क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है,
समझ गए? 21 में ये शासिका बनी शासक बनी और 1922 में 22 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ। किनका? प्रफुल्ल कुमारी देवी का। ठीक, अभी आगे और होता है, क्या होगा? फिर आएगा 3 साल बाद 1925 में इनका विवाह हो जाता है। ठीक है, 1925 में विवाह हो जाता है। विवाह किससे होता है? इनका नाम क्या है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो प्रफुल्ल का विवाह किससे होगा? प्रफुल्ल से होगा। तो विवाह किससे होता है? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, है ना। अब ये भंजवंश के थे। ठीक है, भंजवंश के थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव जो थे वो भंजवंश के थे। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, जो मैं चीज जो बोलता हूं थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अब मयूरभंज के गुजारेदार थे, उनके भतीजे थे ये। मयूरभंज के गुजारेदार, गुजारेदार समझते हो? बताना तो। ठीक है, मयूरभंज के गुजारेदार के भतीजे थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव। तो प्रफुल्ल का विवाह प्रफुल्ल से हुआ। कब हुआ? 1925 में हो गया, विवाह हो गया। ठीक है, अब क्या था, ये जो थी, है ना, ये अंग्रेजों का विरोध करती थी बहुत ज़्यादा, है ना। अंग्रेजों का विरोध करती थी हमेशा, किसी ना किसी, जब मौका मिल जाता था तब करती थी, है ना। अंग्रेजों का विरोध करती थी। सभी विद्रोहों में अंग्रेजों का विरोध करती थी। कोई भी अगर विद्रोह होता था अंग्रेजों को लेके, सब में विद्रोहियों के साथ होती थी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, आप किसी का विद्रोह करोगे तो वो क्या करेगा? आपसे दुश्मनी निकालेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अंग्रेज इनसे चिढ़ते थे। अंग्रेज क्या थे? इनसे चिढ़ते थे, चिढ़ते थे। ठीक है, अंग्रेज इनसे चिढ़ते थे। और एक और घटना ये हुई कि इनके जो पति थे, है ना, पति जो थे उन पर प्रतिबंध था। किस चीज को लेकर प्रतिबंध? बस्तर में प्रवेश को लेकर के, है ना। किन्होंने लगाया था? अंग्रेजों ने। पति पर बस्तर प्रवेश, पति के बस्तर प्रवेश पर, है ना, पति के बस्तर प्रवेश पर प्रतिबंध, है ना, अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, पति के बस्तर प्रवेश पर क्या था? प्रतिबंध था अंग्रेजों के द्वारा। अब ये जो प्रतिबंध था ना, क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, आ सकता है। ठीक है, क्यों था प्रतिबंध? 1930 का समय था, है ना, 1930। इस समय जो था, ये जो अंग्रेज थे ना, ये बस्तर को क्या बनाना चाहते थे? ये बस्तर को निजामिस्तान बनाना चाहते थे। अब ये निजामिस्तान का मतलब क्या होता है, ये अलग कहानी है, ये हमको जानना भी नहीं है। बस इतना जान लो कि बस्तर को जो अंग्रेज है निजामिस्तान बनाना चाहते थे। ठीक है, और इसकी, ये जो इनकी मंशा थी, इनकी जो योजना थी, उसका किसने? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने विरोध किया था। विरोध किसने किया था? पति ने, है ना। ये जो पति हैं, इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था अंग्रेजों का। ठीक है, इसी वजह से इन पर क्या कर दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों ने जो प्रतिबंध लगाया था पति पर, अंग्रेजों ने, उसकी वजह क्या थी कि अंग्रेज जो है बस्तर को निजामिस्तान बनाना चाहते थे। और इस चीज़ का विरोध किन्होंने किया था? इनके पति प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव ने। घटना कब की है? 1930 की। तो 1930 के बाद जो प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव थे ना, वो बस्तर कभी गए ही नहीं, उनको जाने ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो
तो जो प्रफुल्ल कुमारी देवी का जब हम जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनकी जीवन की घटनाएं पढ़ेंगे, तो बहुत संघर्षपूर्ण घटनाएं थी। जीवन जो था बहुत संघर्षपूर्ण था। ठीक है, चलिए अब इनका जो उल्लेख है प्रफुल्ल कुमारी देवी का, वो उल्लेख आपको एक चीज मिलेगा, एक बुक है, बुक का नाम है, ठीक है, पत्रिका है द इंडियन वुमन वुड, सॉरी वुड नहीं है, हुड है, द इंडियन वुमन हुड। ये क्या है? एक पत्रिका है, ठीक है। और इस पत्रिका में क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका। अभी तक देखे हैं क्या कहीं पे? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका, महिला शासिका, शासिका या शासक भी लिख सकते हो आप। और ये प्रथम नहीं रहती, नल वंश में एक महिला शासिका आने वाली थी, ठीक है, किसी कारणवश वो शासक के पद पर नहीं बैठ पाई, वो नहीं बन पाई, ठीक है, ये अलग कहानी है, कभी बताऊंगा मजाक से जब फ्री रहोगे तो, है ना। इसी वजह से ये जो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। और इसका उल्लेख आपको मिलेगा, पत्रिका का नाम है द इंडियन वुमन हुड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रफुल्ल कुमारी देवी का समझ आया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, मार्कर ख़त्म हो गया है, ठीक। अब मार्कर ख़त्म हो गया है तो उसको पीट करके लाएंगे, ठीक है। चलो कोई गंदा जोक नहीं है, उधर से क्लास में बैठ के मेरे को गाली नहीं देना, ठीक। इनकी 2 पुत्री थी और 2 पुत्र थे, कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है। 2 पुत्र 2 पुत्री, ठीक है। और जो इनकी बड़ी पुत्री थी उनका जो नाम था, है ना, बड़ी पुत्री थी, बड़ी जो पुत्री थी उनका नाम था कमला देवी, कमला देवी, ठीक है। तो जो प्रफुल्ल कुमारी देवी है उनको अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था, ठीक है। इनको जो है अपने किसी भी बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था, बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था, ठीक है। और जो ये जो 2 पुत्री और जो 2 पुत्र हैं, इनको भी परेशान किया जाता था लगातार, है ना, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ये समझ आ गया। एक तो 1930 में उनके पति को बस्तर में एंट्री करने पर उनके प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो 2 पुत्र और जो 2 पुत्री थी, है ना, उनसे भी मिलने पर इनको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। क्यों? केवल एक वजह थी कि ये अंग्रेजों का विरोध करती थी, अंग्रेजों के खिलाफ हर विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देती थी ये, ठीक है, और खुल के विद्रोह करती थी। ऐसा नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे, और पीछे से नहीं, खुल के बोलती थी कि तुम लुटेरे हो, लूटने आए हो, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब एक समय आता है 6 वर्ष के बाद, है ना, तिथि है 28 फरवरी, है ना, 1936, 28 फरवरी 1936 इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब मृत्यु कैसे हुई? ये भी एक दुखद घटना है। इनको एक बीमारी थी, बीमारी का नाम है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अच्छे से लिखना, अपेंडिसाइटिस, ब्रैकेट में लिखना अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, सुने हो? इनको एक बीमारी क्या थी? अपेंडिक्स थी। तो अंग्रेजों ने क्या चाल चला यहाँ पे कि यहाँ पे तो इलाज नहीं है, बस्तर में कहाँ इलाज रहता अपेंडिक्स का, वो तो बोल भी नहीं पाते अपेंडिक्स, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको इलाज के लिए कहाँ पे ले गए? इस बीमारी के इलाज के लिए इनको ले जाया गया लंदन,
लंदन ले जाया गया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई संदेहास्पद ढंग से। ठीक है, तिथि क्या थी? 28 फरवरी, फरवरी का अंतिम दिन 1936 को प्रफुल्ल कुमारी देवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, समझ आ गया। 1925 में विवाह हुआ, 1922 में राज्याभिषेक हुआ 22 वर्ष की उम्र में, 1930 में पति को प्रतिबंधित कर दिया गया और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? प्रफुल्ल कुमारी देवी की। स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब 21वें नंबर के शासक देख लेते हैं। ठीक है, 21वें नंबर के शासक। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने 20 पढ़ा था करके, 21वें नंबर के जो शासक हैं उनका नाम लिखना आप लोग। प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, बता रहा हूं, पहले सुनो, है ना। 1936 से लेके 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय बस्तर के जो राजा थे यही थे, है ना। आज़ादी के समय, आज़ादी के समय बस्तर के राजा, बस्तर के शासक यही थे। आज़ादी के समय मतलब विलय के समय, जो देसी रियासतों का विलय हुआ था उस समय। ठीक है, अब अंग्रेजों ने जो इनको है, इनको औपचारिक रूप से शासक बनाया था। औपचारिक शासक थे ये, है ना। औपचारिक शासक थे ये अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, इनको कुछ लेना देना नहीं था, जो अंग्रेज बोलते थे वो करते थे ये, है ना। ठीक है, अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो जब माता की मृत्यु हुई इनके, है ना, माता की मृत्यु के बाद यही शासक बने। ठीक है, समझ आ गया। अब ये जो थे, देखो पिता क्या थे? भंजवंश के थे। तो ये जो थे मूलतः तो भंजवंश के थे। मूलतः किस वंश के थे? भंजवंश के थे, लेकिन अपने को काकतीय बताते थे। काकतीय बताते थे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको 20 शासक लिखवाए काकतीय राजवंश के, क्योंकि इनके पिता जो है भंजवंश के थे। तो अगर देखा जाए व्यक्तिगत रूप से तो ये भंजवंश के हैं, लेकिन माता के बाद ये शासन पर बैठे शासक बन के, तो इसलिए ये काकतीय कहलाए। अपने आप को इन्होंने काकतीय बताया। ठीक है, और आज़ादी के समय यही शासक थे। कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, अब देखना, इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, 2 किताबें, है ना। और उसमें से जो पहली किताब का जो नाम था, है ना, नाम था आई प्रवीर। आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, है ना, द आदिवासी गॉड। क्या नाम था पहली किताब का? आई प्रवीर द आदिवासी गॉड। दूसरा था, दूसरा जो था वो था लोहांडी गुड़ा, लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। ठीक है, लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। और एक था आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, है ना। और इनको 1967 में अंग्रेजों की एक कूटनीति के तहत, है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1967 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो जब पढ़ोगे कि बस्तर में शासन कैसे खत्म हुआ, वो देखना कभी वीडियो में। ठीक है, तो अंग्रेजों का इन्होंने पूरे अपने जीवन भर साथ दिया। उन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया?
इनके साथ विश्वासघात करके एक दिन आते हैं, महल को घेर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गोलाबारी होती है और उस गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रवीर चंद्र भंजदेव के साथ काकतीय राजवंश का इतिहास यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे की क्लास में हम देखेंगे आदिवासी विद्रोह। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्लास सर की है, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, दूसरे लिंक से जुड़ना, ये लिंक अभी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।